जो भी प्लास्टिक वेस्ट आज के लिए अर्थ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, वो प्लास्टिक वेस्ट पूरी तरीके से जब हम अर्थ से इरेडिकेट कर देंगे तो ये हमारा एक सक्सेस होगा। बेसिकली जो प्लास्टिक है वो गैसोलीन मटेरियल से ही बनता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक एक हाई वेट पॉलीमर होता है जिसका एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और जिसे प्रकृति द्वारा नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अनुमान के मुताबिक प्लास्टिक को पूरी तरह से डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि आज हम जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो आने वाले कई पीढ़ियों तक अस्तित्व में रहेगी। प्लास्टिक हमारे साथ साथ पशु, पक्षियों और वातावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। ऐसे में समस्या से निदान पाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट को फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक ऐसा विकल्प है जिससे प्लास्टिक वेस्ट जैसे खतरे से भी बचा जा सकता है और इसे पेट्रोल और डीजल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं प्लास्टिक वेस्ट को फ्यूल कैसे बनाया जाता है और कैसे आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जक्च ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी एक टेक स्टार्टअप जो बिहार में 2019 से अपना ये रिसर्च स्टार्टअप शुरू की, जिसमें हमारा मेन फेज था वेस्ट प्लास्टिक को टेक्नोलॉजीज़ की मदद से अलग अलग ग्रेड के बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करना। नमस्कार, मैं आशुतोष मंगलम, डायरेक्टर जक्च ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो स्टार्टअप है हमारी टीम 8 लोगों के साथ आज मुजफ्फरपुर में काम कर रही है। 2020 में हमें अपना फंड मिला PMEGP के अंतर्गत और 2021 में हमने अपने यूनिट को एस्टैब्लिश करने के प्रोसेसेस को चालू किया। बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट पे हमारी टीम काम कर रही है उसका एक मेन मोटो है प्लास्टिक वेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करना। जो भी प्लास्टिक वेस्ट आज के लिए अर्थ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, वो प्लास्टिक वेस्ट पूरी तरीके से जब हम अर्थ से इरेडिकेट कर देंगे तो ये हमारा एक सक्सेस होगा। बेसिकली जो प्लास्टिक है वो गैसोलीन मटेरियल से ही बनता है और इस गैसोलीन मटेरियल को हम लोग फिर थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। वेस्ट प्लास्टिक आज पूरे अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। हम अक्सर सुनते हैं कि अलग अलग देशों में एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन आउट होते हैं और जो हमारा मेन टारगेट है इंडिया को 2017 तक कार्बन एमिशन से जीरो कर देना, जिसको नेट एमिशन जीरो कहा जाता है। बट इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे साथ वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डे टू डे लाइफ में हमें काफ़ी आवश्यकता है, बट जो सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रोडक्ट के साथ ये है कि इसका जो नेचर है कि ये करोड़ों सालों तक अर्थ के अंदर डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग वेस्ट प्लास्टिक जो कि PP और PE ग्रेड का है और मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, उनको हम लोग अलग अलग बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो 3 रॉ मटेरियल्स हमें इस पूरे यूनिट को एस्टैब्लिश करके रन कराने के लिए चाहिए वो है PP प्लास्टिक, PE प्लास्टिक, PE के 2 कैटेगरी LD, HD, MLP प्लास्टिक, और जो हमारा तीसरा चीज़ है वो है कैटलिस्ट, और जिस चीज़ से हम हीट दे रहे हैं या तो LPG गैस सिलेंडर या फिर हमारा जो कॉइल है इलेक्ट्रिक कॉइल वो। आज के दिन में हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है वो सुबह 5 बजे से, जब एक रैक पिकर प्लास्टिक कचरा चुनने निकलता है। हम आज के दिन में लगभग 15 रैक पिकर्स की टीम से कनेक्टेड हैं जो पर डे हमें PP और PE प्लास्टिक जो वेस्ट से है उसको चुनकर हमारे साइट पर पहुंचा देता है। जब वो कचरा हमारे साइट पर आता है फिर उसके बाद उस कचरे की सेग्रीगेशन की जाती है अलग अलग कैटेगराइजेशन के तौर पर। जब वह कचरा सेग्रीगेट हो जाता है तो उसमें जितने भी डस्ट प्रेजेंट होते हैं उसको मैनुअली स्क्रीन करके साफ कर दिया जाता है।
उसके बाद उस प्लास्टिक की चॉपिंग की जाती है और हम उस प्रोसेस प्लास्टिक को अपने रिएक्टर में भरना शुरू करते हैं। जब ये प्लास्टिक फीड होना शुरू होता है, या तो आप इसको मैनुअल फीड कर सकते हैं या ऑटोमेटिक फीड कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर्स आपके पास उपलब्ध रहते हैं। जब आप अपने प्लास्टिक को रिएक्टर में फीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसको एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हीट करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों का जो हीटिंग प्रोसेस है वो इधर या तो एलपीजी गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिक कॉइल से किया जाता है, जिससे हम अपने डिजायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं। जब हम अपने डिजायर्ड टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तो हमारे जो फ्यूम्स हैं वो कैटेलाइजर में जाना शुरू हो जाते हैं। कैटेलाइजर में और सारे कैटलिस्ट के अलावा कुछ फिल्टर्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन फिल्टर, सल्फर फिल्टर और नाइट्रोजन फिल्टर। अगर उस गैसेस में एक्सेस अमाउंट में कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन किसी भी गलती से अगर प्रेजेंट है तो वो उसको पूरी तरीके से हटाकर जो फ्रेश फ्यूम है उसको वो कंडेंसर में भेज देता है, जहाँ पर हमारे उस गैस की प्री कंडेंसिंग होती है और वो गैस कंडेंस होने के बाद डिस्टिलेशन चैम्बर में जाता है, जहाँ उस डिस्टिलेशन चैम्बर से अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पर अल्टरनेट डीजल, गैसोलीन और पेट्रोकेमिकल्स को तैयार किया जाता है। बात की जाए कि इस यूनिट को तैयार करने में हमें कितना एरिया की आवश्यकता है, तो इस मशीन को एस्टैब्लिश करने में हमें लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि हमें मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो मैन पावर बेसिकली प्लास्टिक आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग रैक पिकर्स के थ्रू प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, तो 15 लोगों की रैक पिकर्स की टीम आज के डेट में हमारे साथ काम कर रही है। इसके अलावा हमारे यूनिट में 5 हेल्पर भी हैं जो मशीन रनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। प्लास्टिक सेग्रीगेशन भी उसमें इंक्लूड है और प्लास्टिक की कटिंग भी उसमें इंक्लूड है। बट अगर आप एक सिंगल पार्टी से प्लास्टिक ले रहे हैं तो नियर अबाउट 5 से 6 लोगों की आपको इसमें आवश्यकता पड़ती है। नाउ अब हम अपने इस सेगमेंट पर आते हैं कि हमें अपने मशीनरी को हीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रिक कॉइल की मदद से हम लोग हीट कर रहे हैं तो हमें कितने पावर की आवश्यकता है। तो हम लोग जो कॉइल आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगभग 20 किलोवाट के कॉइल हैं, जिसकी मदद से हम अपने रिएक्टर को हीट करते हैं। और अगर हम एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग आपके 2 एलपीजी सिलेंडर कॉमर्शियल पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं। अगर हम इस मशीन की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो लैंड का कॉस्ट है उसको छोड़कर जो मशीनरी है वो नियर अबाउट 28 to 30 लाख के बीच में तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें जो वहाँ सेड रिक्वायरमेंट होता है उसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 40 लाख रुपीस के आसपास आता है। और अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो वो लगभग 31 मंथ्स हम इसको कह लें या 2.5 साल का टाइम फ्रेम कह लें, जिसमें इसका ROI निकल जाता है। सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू अब हमारे पास ये आता है कि इस यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें किन लाइसेंसेस की आवश्यकता है। अगर हम लाइसेंसेस की बात करें तो हमें सबसे पहला लाइसेंस जो लेना है वो हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑलरेडी इसको लेकर वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल कन्वर्जन को लेकर एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइन निकाल दी है, जिसमें इस यूनिट को ऑरेंज कैटेगरी में डाला गया है। तो हमें जो हमारा पहला लाइसेंस है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से CTE कंसेंट टू एस्टैब्लिश और उसके बाद CTO कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेशन लेना है। उसके बाद जो हमें दूसरा सर्टिफिकेशन लेना है वो फायर डिपार्टमेंट से लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप एक बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको फायर कैचिंग का प्रोन ज़्यादा होता है। तो इस कारण हमें जो हमारा सर्टिफिकेट है वो फायर लाइसेंस भी हमें लेना पड़ता है। जो थर्ड चीज़ है वो लाइसेंस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है फैक्ट्री लाइसेंस। और जो चौथा लाइसेंस है वो माप तौल विभाग से, क्योंकि जब आप अपने फ्यूल को सेल करते हैं तो उसका इक्वल मेजरमेंट आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है।
तो उसके लिए हमें मापतौल का भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो ये 4 लाइसेंसेस हैं जिनकी हमें इस यूनिट को एस्टैब्लिश करने में ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं इस मशीन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम किन किन स्कीमों का सहारा ले सकते हैं। जो पहला स्कीम है वो है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इसके अंतर्गत एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को 50 लाख रुपए तक की लोन MSME मंत्रालय द्वारा दी जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करती है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग बैंक से सिडबी के थ्रू भी, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी को फिनांस करती है, हम लोग इस पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं MSME में, जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के भी अंतर्गत हम लोग इसमें लोन ले सकते हैं। और MNRE जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू ऐसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा और सब्सिडी दोनों दे रहा है। तो दोस्तों, आज के इस इनोवेटिव और नॉलेजेबल इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप भी इसका बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं और प्रकृति को सुरक्षित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी। ध्यान रहे, बिजनेस रिलेटेड किसी भी सवालों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रहे कि आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।